प्रिय मित्रों, आज का जो केस मैं आपको बताना चाहता हूँ वह 1991 का है और यह केस श्रीनगर से है। 12/10/91 को श्रीनगर के कोटीबाग पुलिस स्टेशन में एक खबर आती है। कोई फ़ोन से सूचना देता है कोई नागरिक कि रेजिडेंसी रोड पर लैम्बर्ट लेन में एक अज्ञात पैकेट पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। ये वो समय था जब टेररिज्म श्रीनगर में जोरों पर था। सारे हिंदू पंडित वहाँ से भगा दिए गए थे और काफ़ी सारी घटनाएं कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में घट रही थी। इसलिए पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया, उसकी एफआईआर लिखी गई और उस पैकेट को ढूंढने के लिए पुलिस वाले चले गए और उनको रेजिडेंसी रोड पर लैम्बर्ट लेन में वह पैकेट मिल गया। इस केस को सुपरवाइज कर रहे थे के राजेंद्र, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज के राजेंद्र, जो उस वक्त सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे। साउथ पार्ट ऑफ सिटी श्रीनगर के, उनके अंतर्गत यह केस आता था। उन्होंने 13 तारीख को ही मजिस्ट्रेट से, सिटी मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेकर के और उस पैकेट को माय कंटेंट के, जिसमें कि उन्होंने खोल के देखा था तो उनको एक फिंगर मिली थी, उसको मेरे पास भेज दिया कोर्ट के ऑर्डर के साथ में। साथ में उनका पत्र था जो ये सब बात विस्तृत में लिख करके, और उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने मेरे से प्रश्न पूछे थे ए से लेके जे तक, और उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए उन्होंने वह पैकेट एक स्पेशल मैसेंजर द्वारा मेरे पास भेज दिया और साथ में उनका पत्र था। यह मुझे उन्होंने डायरेक्टर एम्स के थ्रू भेजा। हमने जब पैकेट खोला तो वही उंगली जो है उन्होंने भेजी थी। लोकल डॉक्टर्स के एडवाइस पे उसको फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में एज सच प्रिजर्व करके भेजा गया था। फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में कोई भी टिश्यू या पार्ट, बॉडी पार्ट रख देने से वह डिकम्पोज नहीं होता, जैसा होता है वैसा ही रहता है। लेकिन एक उसमें बड़ा नुकसान की बात होती है, जो चीज़ उसको प्रिजर्व करती है इंडेफिनिट पीरियड के लिए, वही कई समस्याएं भी क्रिएट कर देती है। जैसे टिश्यू प्रिजर्व इसलिए होता है कि जो प्रोटीन जो है टिश्यूज़ में, सेल्स में जो होता है, वह प्रिसिपिटेट हो जाता है, यानी कि सॉलिडिफाइड हो जाता है। जितना भी प्रोटीन टिश्यूज़ में, सेल में प्रेजेंट है, इसलिए वो डिकम्पोज नहीं होता। लेकिन वहीं पे यह बहुत से टेस्ट्स के लिए टिश्यू को अनफिट कर देता है, क्योंकि कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन हो गया, वो प्रिसिपिटेट हो गए, तो उस कोगुलेशन के कारण बहुत सी चीज़ें
जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स में होती हैं केमिकल्स वगैरह, उनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि फिक्स्ड हो जाते हैं वो। और उस फिक्सेशन होने के कारण ये टिश्यू लंबे समय तक सर्वाइव करता है। आप इंडेफिनिट पीरियड के लिए उस टिश्यू को प्रिजर्व कर सकते हैं, वो वैसा ही रहेगा। लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हम नॉर्मल टिश्यू से आइसोलेट कर सकते हैं, बायोकेमिकल्स जो हम आइसोलेट कर सकते हैं, उनको संभव नहीं होता था उस समय में। आज यह समस्या नहीं है। डीएनए प्रिंटिंग आने के बाद में शुरू से डीएनए भी हम जो फॉर्मेलिन प्रिजर्व्ड, खास करके स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ, जो 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेलिन आता है, जिस फॉर्म में ये मार्केटेड होता है, उसमें प्रिजर्व करने के बाद नहीं कर पाते थे, निकाल नहीं पाते थे। और अक्सर लोग उसी 40% फॉर्मेलिन में चीज़ें प्रिजर्व कर देते थे फॉरेंसिक एग्जामिनेशंस की, जिनमें से बहुत सी चीज़ें आइसोलेट करना बिकॉज ऑफ द कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन के कारण संभव नहीं हो पाता था। इसलिए डिसेक्शन करने के बाद, एक्सरे लेने के बाद और क्रोमेटिन, सेक्स क्रोमेटिन करने के लिए हमने डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी से बात की, लेकिन अत्यधिक प्रयास करने के बाद भी उस समय हम सेक्स क्रोमेटिन नहीं आइसोलेट कर पाए। इसलिए हम ये पता नहीं कर पाए कि वह मेल है या फीमेल है। वह ब्लंट और शार्प दोनों से काटी गई थी, वह उंगली। वह जीवित अवस्था में उस आदमी की उंगली काटी गई थी। ये हम निश्चित रूप से कह सकें कि जिस वक्त इस उंगली को काटा गया, उस व्यक्ति के जिसकी ये बिलोंग करती है, वो जीवित था, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड और वाइटल रिएक्शंस बहुत साफ साफ नज़र हमको आ रहे थे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने पर उस उंगली का, और एक्सरे एग्जामिनेशन करने पर भी हमें जो ब्लंट फोर्स चोट है उसकी एविडेंसेस नज़र आ रही थी। तो इसलिए हमारा निर्णय यही था कि ब्लंट और शार्प दोनों फोर्स यूज़ किए गए हैं इस उंगली का विच्छेदन करने में, इसको हटा करके, काट करके या निकालने में। यानी कि किसी व्यक्ति को किसी ने टॉर्चर किया है। संभावना थी कि शायद कुछ और पार्ट मिलेंगे, लेकिन और का पार्ट नहीं कोई कभी मिला। सो संभावना यही है जो उस वक्त पुलिस सोच रही थी कि शायद किसी को इन्होंने, जो टेररिस्ट है, उन्होंने पकड़ लिया है और अब उसको टॉर्चर कर रहे हैं कुछ बातें जानने के लिए, या फिर और एज है, क्योंकि उस वक्त जो टेररिस्ट थे उनका, कभी भी टेररिस्ट जब होते हैं उनका उद्देश्य होता है पब्लिक में एक डर पैदा करना, ऐसा डर कि उनकी छाप उन पर पड़े और वो घबरा जाएं और उनकी बातें मानने लगें, और जैसे वो आदेश पब्लिक को दें वो उसी तरह से गवर्नमेंट के साथ नॉन कोऑपरेशन करें या वो एक्टिविटीज़ करें जो टेररिस्ट ग्रुप उनसे चाहते हैं। इसलिए वो पब्लिक में दहशत फैलाना चाहते हैं, और वो दहशत पैदा करने के लिए ही उन्होंने जिस व्यक्ति को अपने कब्जे में ले रखा होगा उसकी एक उंगली काट करके और पैकेट बना करके उसको सड़क के बीच में उन्होंने लैम्बर्ट लेन पे रख दिया, क्योंकि वो मीडिया का ध्यान आकर्षित करेगी, पुलिस का ध्यान आकर्षित करेगी, ये पब्लिक की नॉलेज में आएगा तो लोग डर जाएंगे। और वैसा हुआ भी। इसका काफ़ी शोर मचा न्यूज़पेपर में, नेशनल न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न पे, सब जगह ये खबर काफ़ी वायरल हुई और लोग भी काफ़ी उससे डर गए। इसीलिए उन्होंने इतने लंबे प्रश्न पूछे थे। लेकिन फॉर्मेलिन में प्रिजर्व हो जाने से हमने तो उसका सेक्स क्रोमेटिन का पता कर पाए, और उंगली पूरी न होने के कारण हम उसके साइड का भी, राइट या लेफ़्ट, हालांकि ज़्यादा मटेरियल नहीं था लेकिन फिर भी एक आवश्यक पॉइंट था, उसका ही उससे कोई हमें अंदाज़ा लग पाया। उम्र, हाँ, वो जो एक्सरे एग्जामिनेशन से हमने देखा, ऑसिफिकेशन वगैरह देख करके, तो वह एक अडल्ट, बूढ़ा नहीं था, लेस देन
40 ईयर्स हम कह सकते हैं, कोई 31 साल की उम्र के अराउंड किसी एक एडल्ट आदमी की वह बोन्स प्रतीत हो रही थी। अब इसका पूरा जो उन्होंने A to J तक क्वेश्चन पूछे थे, उन सब का तो हम प्रश्न उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि फॉर्मेलिन के तो प्रिजर्वेशन के कारण और दूसरा सीमित साधन 91 में होने के कारण, कि उस वक्त नया हमारे DNA था, और उस वक्त DNA की टेक्निक वैसे थोड़ी बहुत हमारी डेवलप चल रही थी, लेकिन फॉर्मेलिन प्रिजर्व्ड टिश्यू से DNA निकालने की उस वक्त कोई व्यवस्था नहीं थी। और उस वक्त अक्सर हम लोग फॉर्मेलिन प्रिजर्व्ड टिश्यू से DNA नहीं निकाल सकते थे, नहीं सेक्स क्रोमेटिन आइसोलेट कर पाते थे। धीरे धीरे फॉर्मेलिन को डीफॉर्मेलाइज करने की और दूसरी लाइसिस करने वाले धीरे धीरे एंजाइम्स डेवलप हो गए, केमिकल्स डेवलप हो गए, और फिर हम इस स्थिति में आ गए कि हम फॉर्मेलिन प्रिजर्व्ड जो आर्टिकल्स हैं या टिश्यूज हैं, उनमें से भी DNA, सेक्स क्रोमेटिन और दूसरे तरह के जो बायोकेमिकल्स हमें नेसेसरी होते थे फर्दर एग्जामिनेशन के लिए, वो हम आइसोलेट कर सकते हैं। तो आज की परिस्थितियों में शायद अगर वो होता तो बात कुछ और थी, लेकिन उस वक्त की परिस्थितियों में हम ज़्यादा मदद पुलिस की नहीं कर पाए, जम्मू कश्मीर पुलिस की नहीं कर पाए, और हमने बड़े उसकी उम्र पे कमेंट करते हुए और एंटीमार्टम में मतलब एक जिंदा आदमी की उंगली निकाली गई है और ब्लंट फोर्स और शार्प फोर्स उस पर यूज़ किया गया है, और टिश्यूज़ में वाइटल चेंजेस हैं जो ये कहते हैं, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि ये उंगली जो है किसी मरे हुए आदमी की नहीं, जिंदा आदमी की ब्लंट और शार्प दोनों फोर्सों से अलग की गई है। इतना ही हम उस वक्त उन परिस्थितियों में J&K जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद कर सके, और हमने वैसा ही ओपिनियन बना करके N राजेंद्र IPS जो सिटी साउथ और श्रीनगर के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, उनको जवाब बना के डिटेल में भेज दिया। हमने ऐसे पूरी कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई मदद नहीं कर पाए और केस वो सॉल्व नहीं हो पाया, और पुलिस भी उधर से ये पता नहीं लगा पाई कि यह उंगली किसकी है, और जिस व्यक्ति को टॉर्चर किया गया था टेररिस्टों द्वारा, उसका क्या अंत हुआ यह कभी पता नहीं चला। तो इसको भी मैं अपने एक अनसॉल्व्ड केसेस में मानता हूँ कि जहाँ पे मेरी विज्ञान जो है बहुत ज़्यादा मदद करके और किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी नहीं एस्टेब्लिश कर पाई फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ।